Hello students, myself Poonam Misri. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2, that is from Trade to Territory part 4. Now we have already studied that in 1857 a war broke out because Awadh people of Awadh were very angry because of Britishers who started humiliating the people of Awadh and also the Nawab, right? Now what happened? Warren Hastings, now he was the Governor General from 1773 to 1785, and he was the one who played a significant role in the expansion of company power. ये सब ब्रिटिशर्स के पर्सन थे. तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग था तो उसका भी सबसे ज़्यादा रोल था इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर. ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर एक्सपांड करने के लिए ही ऑल्सो हेल्प्ड in many ways. By this time, the company had acquired power not only in Bengal but in Bombay and Madras also. जब तक ये वॉरेन हेस्टिंग आया तब तक बंगाल में ही नहीं, लेकिन बॉम्बे है, मद्रास है, सब जगह पे कंपनी स्टार्टेड रूलिंग. नाउ ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी वो डिवाइड कर दी थी इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जिसको प्रेसिडेंसीज बोलते हैं. जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी उसको डिवाइड कर दिया था सम यूनिट्स में, जिसको प्रेसिडेंसीज बोलते हैं. तो अभी देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज. कौन से थे? एक बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. हर एक जो टेरिटरीज थी, हर एक जो प्रेसिडेंसी थी, दैट वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर. हर एक प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय गवर्नर. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल. और ये तीन के गवर्नर का जो हेड होगा दैट विल बी गवर्नर जनरल. और वो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग. ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसने सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस के लिए. अब 1772 से क्या होने लगा? न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश. नया सिस्टम लाया उसने जस्टिस का कि ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स. हर एक डिस्ट्रिक्ट के 2 कोर्ट्स होंगे. हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास 2 कोर्ट्स, एक की क्रिमिनल कोर्ट एंड अ सिविल कोर्ट. जनरली क्रिमिनल कोर्ट किसके लिए होता है? क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पे जो क्राइम्स और वो सब रिकॉर्ड होते हैं, फॉर दैट क्रिमिनल कोर्ट्स थे, राइट, जिसको फौजदारी अदालत भी बोलते हैं. एंड द सिविल कोर्ट में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी एंड ऑल, उसके लिए कोर्ट. सो उसने ये लाया था जस्टिस के लिए कि सिस्टम ऑफ जस्टिस जो उसने चेंज कर दी, जिसमें क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट 2 रहेंगे. नाउ मौलवीज एंड हिंदू पंडित जो थे, मौलवीज जो मुस्लिम के होते हैं और हिंदू पंडित जो थे, इंटरप्रिटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स. उन्होंने क्या किया? उन्होंने थोड़ा इंटरप्रेट किया और बोला कि इंडियन लॉज जो है फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए, जो ऑलरेडी सिविल कोर्ट्स में थे, तो थोड़ा उन्होंने चेंज किया. क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती. जो क्रिमिनल कोर्ट जो थे, मतलब यहाँ पे मौलवीज और हिंदू पंडित्स ने बोला कि जो इंडियन लॉज में जो सिविल कोर्ट में यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठे हैं तो वो तो नहीं चलेगा, राइट, उनको निकाल देना चाहिए. वो अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पे तो लड़ लिया, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स में अभी भी जो कंट्रोल कर रहा था दैट वाज अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती. अब काजी कौन है? मतलब जज. एंड मुफ्ती मतलब एक जूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी का होता है, जो लॉ एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर. कि वो ऐसा बोलेगा कि काजी जो बोलेगा, मतलब जो जज बोलेगा वही होगा, फाइनल डिसीजन वही होगा. बट मतलब एक मुफ्ती को बिठा दिया, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. कलेक्टर्स तो वहाँ पे रखे ही थे, उनको निकाला नहीं था, राइट. अ मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट ऑफ द ब्राह्मण पंडित्स, जिन्होंने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दिए कि लोकल लॉज शुड बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र. उन्होंने ऐसा बोला कि जो लोकल लॉज जो है वो धर्मशास्त्र पे रहना चाहिए. संस्कृत टेक्स्ट मतलब जो सोशल रूल्स एंड बिहेवियर जो है धर्म पे, अपने रिलीजन पे जो फॉलो करते हैं वो. टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, अब सब में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में क्या हुआ? 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ. उनको बोला कि हिंदू लॉज बस आपको अपनाना ही है. उसमें से NB हलहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश. पूरी जो हिंदू लॉज की जो डाइजेस्ट थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाई. फिर 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वर ऑल्सो कंपाइल. किसके लिए? मुस्लिम लॉज भी बनाए थे यूरोपियन जजेस के लिए. फिर अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 न्यू सुप्रीम कोर्ट जो है वो बना, जहाँ पे कोर्ट ऑफ अपील सरदार निजामत अदालत वो भी कलकत्ता में उन्होंने स्टार्ट कर दी थी.
अब प्रिंसिपल फिगर जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट में था वो था एक कलेक्टर, जो हेड। एज द टाइटल सजेस्ट, उसका मेन जॉब क्या होगा? कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कलेक्टर का काम क्या होगा? रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करना है, टैक्सेस कलेक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर पीस अपने डिस्ट्रिक्ट की ध्यान रखना है, जज के साथ मिलकर, पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर, एंड उनके जो दारोगास जो उनके अंडर वर्क करते हैं वर्कर्स, उनके साथ मिलकर काम करना है। उसकी जो ऑफिस थी, इट बिकेम अ न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स। उसकी ऑफिस जो है वो एकदम डिफरेंट हो गई, जिसको रिप्लेस कर दिया था दूसरे पर्सन ने, मतलब दूसरे सभी ऑफिस से ये अथॉरिटी जो थी ये इसको मिल गई थी। नेक्स्ट कम्स द कंपनी आर्मी। इंडिया में द कॉलोनियल रूल ब्रॉट सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म। कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिशर्स जब रूल करने लगे तो वो नए आइडियाज़ लेकर आए एडमिनिस्ट्रेशन के, रिफॉर्म्स के, चेंजेस के, बट उसका पावर जो था लास्ट वो तो मिलिट्री चेंज, जिसके पास आर्मी ज़्यादा हो पावरफुल वो ही बन जाती है। और उसमें से जो मुग़ल आर्मी थी, मुग़ल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, सावास, ट्रेन सोल्जर्स, मतलब क्या उनके पास ट्रेन सोल्जर्स थे मुग़ल आर्मी के पास, ऑन हॉर्स बैक। कैवलरी मतलब यही है, ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक। आपको यहाँ पे पेज नंबर 23 टेक्स्ट बुक पे दिख रहा ही होगा, दैट इज नोन एज कैवलरी। एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स। टू टाइप ऑफ सोल्जर्स थे, कैवलरी ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, और दूसरे थे इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर्स, चलते चलते। देवर उनको ट्रेनिंग दी थी आर्चरी की एंड यूज़ ऑफ स्वॉर्ड्स, तलवार कैसे यूज़ करनी है, आर्चरी वो जो रामायण में जो रामायण में राम भगवान और वो सब ने आर्चरी किया था वो सिखाया था, स्वॉर्ड कैसे यूज़ करना वो सिखाया था। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी। कैवलरी तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल थी, तो वो लोग आर्मी को जो फुट पे वाली थी, जो ऐसे ही चलते चलते लड़ती है, उनको वो लोग परेशान भी करते थे। एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री। तो मुगल स्टेट को लगा कि हमें इन्फेंट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैवलरी है, हमारे पास हॉर्स बैक सोल्जर्स है, तो हमारे पास फुट सोल्जर्स की हमें ज़रूरत है ही नहीं। तो अब रूरल एरियाज़ जो थे, जो विलेजेस थी, तो उनके पास बहुत सारे पीजेंट थे, और जो लोकल ज़मींदार जो थे, दे ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। जो लोकल ज़मींदार थे उन्होंने मुगल्स को, मतलब रूरल एरियाज़ के जो लोकल ज़मींदार ने क्या किया, विलेज में से मुगल्स को पैदल सोल्जर्स दे दिए कि ओके आपके काम में आएंगे। 18वीं सेंचुरी में चेंज आया। मुगल सक्सेसर जहाँ पे अवध, बनारस, उन्होंने पीजेंट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, पीजेंट्स को जॉब पे रखना स्टार्ट कर दिया। और कौन सी जॉब, मतलब आर्मी में एंटर होने के लिए उनको ट्रेनिंग दी और प्रोफेशनल सोल्जर्स उनको बना दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने भी सेम मेथड अप्लाई की जब रिक्रूटमेंट की बात आई तो, राइट। मतलब अवध और बनारस में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये स्टार्ट कर दिया था, जिसको जो पीजेंट्स को, जो वर्कर्स को वो लोग रिक्रूट करते थे, ट्रेनिंग देते थे मिलिट्री की, तो उनको वो लोग सिपाही बोलते थे, सिपाही आर्मी, सिपाही मतलब सोल्जर वही। अब वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई फ्रॉम 1820s, तो फिर जो कैवलरी रिक्वायरमेंट थी आर्मी की वो भी कम हो गई, राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई थी। क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो था वो कैसे फाइट, दे वर ऑलरेडी फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान में और इजिप्ट में, जहाँ पे सोल्जर्स वर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। मस्केट क्या है, मतलब हैवी गन, जो इन्फेंट्री जो फुट सोल्जर्स थे वो यूज़ करते थे, और मैचलॉक्स मतलब एक बहुत पुरानी गन जो उसका पाउडर कैसे मतलब जलता है पता है, मैच से, मैच बॉक्स की वो जो होती है उससे, मतलब मैच स्टिक से वो उसका पाउडर जो है वो लाइट होता है। अब जो सोल्जर्स थे कंपनी के आर्मी के, तो उनको तो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स थे ही, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर, तो अभी कैवलरी से ज़्यादा फुट सोल्जर्स की डिमांड बढ़ गई। अब 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर ही अपना दिया, ऐसा नहीं कैवलरी इन्फेंट्री कुछ नहीं, सोल्जर्स को एक डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग दी, डिसिप्लिन, ड्रिल, उनको ऐसे पूरे मैनर्स और सब सिखाया। उनकी लाइफ जो थी वो पहले से बहुत अच्छी हो गई सोल्जर्स की।
बट समटाइम्स इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग, लेकिन ये सब इग्नोर किया था क्योंकि प्रोफेशनल सोल्जर्स थे। तो आप अगर आपको सोल्जर में मतलब ट्रेनिंग में आना है, सोल्जर बनना है, तो आपको अपनी कास्ट और ये सब भूल जाना है। कैन यू इमेजिन दैट ये इंडिविजुअल इजीली अपने कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को भूल जाए? इट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल थे, बट तो भी उनको भूलना पड़ा था कि अपना कास्ट रिलीजन, बिकॉज उनको एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी नहीं देखना था, उनको बस देखना कि हम सिर्फ सोल्जर्स हैं। लेकिन ऐसी बात में जो ब्रिटिशर्स ने उनको ट्रीट किया था तो उसमें उनको कैसा फील होता होगा? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस? बट बिकॉज दे वर प्रोफेशनल दे कंटिन्यूड दिस। एंड ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये पूरा ग्लिम्स हमें दिखाता है कि सिपॉइस की कैसी लाइफ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था सिपॉय आर्मी। फिर हमने ये भी पढ़ा मिलिट्री कल्चर और सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी, ड्रिल और डिसिप्लिन की। उनकी लाइफ जो थी वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो गई, बहुत अच्छी भी हो गई। प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि रिलीजन और कल्चर छोड़ना पड़ा था इसीलिए। एंड द लास्ट थिंग इज़ द कंक्लूजन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। आई थी ट्रेडिंग करने, लेकिन अब ये कॉलोनियल पावर उन्होंने तो कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया सबको। उनकी जो ये अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी जो थी इन द अर्ली 19, वो भी एक प्रोसेस वही था। उससे 6 to 8 months लगे टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। फिर स्टीम शिप्स जो थी दैट रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks इनेबलिंग, मतलब जैसे जैसे वो लोग आने लगे जाने लगे, उनका आना जाना बढ़ गया है, तो उनकी जर्नी टाइम जो है वो रिड्यूस होने स्टीम शिप्स इंट्रोड्यूस कर दी थी, जिससे ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज़ वो लोग इंडिया से आ और जा सके। 1857 में कंपनी ने डायरेक्ट रूल 63% ऑफ द टेरिटरी तक तो डायरेक्ट रूल स्टार्ट कर दिया था। एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियंस। अब बाकी की जो बची थी वो भी इनडायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस में आने ही वाली थी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया उनके अंडर ही था। दैट वाज अबाउट द चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब पता चला ट्रेड टू टेरिटरी मतलब करने आए थे ट्रेड, बट इट मूव्ड ऑन टू द टेरिटरी मीन्स दे स्टार्टेड रूलिंग all the territories and ultimately the whole of India was under the control of the Britishers. So that was all about the chapter from trade to territory. If you have any doubts about the chapter, you can ask, because this is the last part of this chapter as we have completed this chapter. Okay, thank you for watching my video.